हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हमने एक्सपेंडिचर और उसके टाइप्स देखे थे। अगर वो पार्ट और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसे वॉच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आज हम डिस्काउंट से स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्काउंट के टाइप देखने वाले हैं, जो है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट वी विल रन व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू परचेसर। डिस्काउंट एक छूट होती है, मतलब अगर एक प्राइस पे हमने कुछ सामान लिया, आपने सोफ़ा लिया 25,000 का, और जो वो सेलर है, आप परचेसर हुए, जो सेलर है आपको जो डिस्काउंट देता है, मानो उसने 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट दिया, तो आप उसे 24,000 पे करेंगे। 1,000 आपके लिए छूट हो गई। तो ये होता है कंसेशन होता है, या कुछ अलाउंस जो सेलर देता है परचेसर को। तो डिस्काउंट के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम पहले देख लेते हैं। इट इज़ एन अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो जो कैटलॉग प्राइस, मतलब जो प्रोडक्ट पे प्राइस लिखी होती है, लिस्ट प्राइस, मतलब जब आप किसी मॉल में सामान लेने जाते हैं तो उस पर जो प्राइस लिखी हुई होती है, तो उस पर कुछ क्रॉस मार्क करके नीचे डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होती है। तो ये आप जब उसे परचेज करते हैं तभी वो डिस्काउंट दिया जाता है आपको। दिस डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ गुड्स। ये जो डिस्काउंट होता है ये आपको परचेस या सेल करने के टाइम पर मिलता है। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस्ड सोल्ड रिकॉर्डेड इज नेट वैल्यू पेएबल। जो आपने गुड्स खरीदे हैं या आपने बेचे हैं, उसकी वैल्यू जो हम पे करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो नेट वैल्यू पेएबल होती है। मतलब जो वैल्यू डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद बचती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। एक एग्जांपल दिया है, इफ़ गुड्स ऑफ 1,000 रुपीज़ आर सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी 950। मतलब एक कुछ गुड है, एक सामान है जो 1,000 रुपीज़ का, 1,000 रुपये का है, और उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो डिस्काउंट आपको परचेस या सेल करने के टाइम पर मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और वो 5% है। तो 1,000 रुपये का 5% होता है 50 रुपया। तो 50 रुपया जो डिडक्ट करने के बाद, मतलब उसे कम करने के बाद जो प्राइस होती है वो होती है 950। तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं बोथ बाय द परचेसर एंड सेलर एंड नॉट 1,000। मतलब जब आप उसे सेल करते हैं या उसे परचेस करते हैं तब आप 950 लिखेंगे, ना कि 1,000। हेंस ट्रेड डिस्काउंट डजंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। ये ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये बुक ऑफ अकाउंट में सेपरेटली नहीं लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये जो होता है कैटलॉग प्राइस पर तभी वो लिस्टेड होता है। मतलब जो परचेसर है, जो खरीदता है, मतलब जो होलसेलर है वो खरीदता है, तो उसे भी वो उसी प्राइस पर मिलता है। इसीलिए वो उसके लिए भी नुकसान नहीं होता है। इसीलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली इसकी लिखने की कोई ज़रूरत उसको भी नहीं होती है। और जो कैश डिस्काउंट होता है, इट इज़ द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। मतलब जो सारा डिस्काउंट वगैरह, ये जो कैश डिस्काउंट होता है, ये अगर आपका कुछ बिल हुआ है 20,000 का, तो उसमें से जो डिस्काउंट देता है ओनर है, क्योंकि आप बोलते हो अरे यार मेरे पास 19,000 ही है, तो वो आपको देता है ठीक है दे दो, अभी भी दे रहे हो तो दे दो 19,000, ठीक है। तो ये जो होता है कैश डिस्काउंट, मतलब जब आप उसे पेमेंट करते हो उस टाइम पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है। ये जो कैश डिस्काउंट है, इट इज़ अ डिस्काउंट विच इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इधर लिखा है इट इज़ द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब अगर कोई आदमी कहता है आपको कि मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं तो ये ले लो, क्यों
तो आप प्रॉम्प्ट पेमेंट दे रहा है वो, तो आप देते ठीक है दे दो। इट इज़ गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट, मतलब वो आपको अभी पेमेंट दे रहा है, स्पॉट पेमेंट और द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब आपने बोला था कि 3 महीने से पहले दे दो और उसने 1 महीना में आपको दे दिया। आप बोलते हो फ़ोन करके यार मुझे पैसा चाहिए, 10,000 का बिल है, आप 8,000 दे दो, तो ये जो है 2,000 आपके कम हो रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ही हो रहा है, इसलिए आप दे देते हैं। कैश डिस्काउंट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ये जो कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के बाद कैश डिस्काउंट होता है। मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया है, उस पर आपको डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिला है पहले ही, पर उसके बाद जो कैश डिस्काउंट होता है वो बाद में कैलकुलेट किया जाता है। सिंस इट इज़ लॉस टू द सेलर, मतलब ये जो कैश डिस्काउंट होता है ये लॉस होता है किसको, जो सेल करता है, क्योंकि वो 10,000 को आप देने वाले थे पर आप 8,000 ही दे रहे हैं, तो उसके लिए लॉस है और आपके लिए वो गेन है, आपके लिए वो प्रॉफिट है। इसीलिए कैश डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी रिकॉर्ड किया जाता है इसको। तो हमने क्या डिस्काउंट के 2 टाइप देखे, ट्रेड डिस्काउंट जो चीज़ है वो परचेस करने के टाइम पर मिलता है, और कैश डिस्काउंट जो है वो आप जब पेमेंट करते हैं उस टाइम पर वो आपको मिलता है। आगे देखते हैं कुछ कंडीशंस है, सॉल्वेंट कंडीशन है एंड इनसॉल्वेंट कंडीशन। पहले है सॉल्वेंट कंडीशन। इफ़ अ पर्सन्स एसेट्स आर मोर दैन हिज लायबिलिटीज़ और इक्वल टू हिज लायबिलिटीज़ ही इज़ कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट पर्सन। अगर कोई व्यक्ति है, उसके एसेट्स मतलब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो उसकी लायबिलिटीज़ मतलब जो उसे पे करना है, पेएबल से उधारी है, उससे ज़्यादा है या उसकी बराबरी है, तो वो सॉल्वेंट पर्सन होता है। मतलब अगर कोई आदमी है, उसे 10 लाख की उसकी प्रॉपर्टी है और उसे 5 लाख की उधारी है, वो पे करनी है, तो वो सॉल्वेंट पर्सन है क्योंकि वो उसके प्रॉपर्टी से वो पे कर सकता है। इसीलिए सॉल्वेंट पर्सन इज़ फाइनेंशियली साउंड। मतलब ये जो पर्सन होता है ये एक फाइनेंशियली साउंड, मतलब इसके पास पैसा है और ये इसकी सारी जो उधारी है वो पे कर सकता है एंड इज़ इन अ पोजीशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेब्ट्स। मतलब इसकी सारी जो उधारी है वो ऐसी पोजीशन पर है कि वो उसकी सारी उधारी है वो पे कर पाता है। एग्जाम्पल है, अ पर्सन्स टोटल एसेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड टू 50 lakhs and his total debts were 30 lakhs. Since his position is sound, he is able to pay off his debts. Therefore, he is called solvent. ये अगर एक व्यक्ति है, उसकी जो टोटल एसेट्स है मतलब जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 50 lakhs काउंट हो गई है, और उसके जो टोटल डेब्ट्स है मतलब उसकी जो टोटल उधारी है वो 30 लाख है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी से वो पे कर पाता है, क्योंकि उसके बाद भी उसके पास 20 लाख बचते हैं। तो वो आदमी एक ऐसी पोजीशन पर है कि वो उसके पैसे पे कर पाता है, इसीलिए उसे सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा है इनसॉल्वेंट। अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स इज एन इनसॉल्वेंट पर्सन। ऐसा व्यक्ति जिसकी लायबिलिटीज, जिसकी उधारी उसके एसेट्स से मतलब उसकी प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, उसे इनसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। सच पर्सनस लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। ऐसे व्यक्ति की लायबिलिटीज़ मतलब ऐसे पर्सन की लायबिलिटीज होती है, उधारी जो होती है उसके प्रॉपर्टी से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है, अ पर्सनस टोटल एसेट्स और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड टू 20 lakhs एंड हिज टोटल डेब्ट्स वेर 50 lakhs। मतलब एक व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी 20 lakhs काउंट हुई है और उसकी जो टोटल डेब्ट्स है मतलब जो टोटल उधारी है वो 50 लाख काउंट हुए हैं। तो इधर एसेट्स जो है वो लेस है in comparison to liabilities, and if he is not in a position to get any amount from any sources, मतलब वो ऐसी पोजीशन पर है कि उसे किसी भी सोर्स से और पैसा नहीं आ सकता। एंड इफ़ द कोर्ट इज सो सेटिस्फाइड देन ही विल बी डिक्लेयर्ड एज एन इनसॉल्वेंट पर्सन। अगर कोर्ट भी सेटिस्फाइड है कि उसे और पैसा नहीं आ सकता तो कोर्ट डिक्लेयर कर देती है ऐसे व्यक्ति को इनसॉल्वेंट पर्सन। हमने 2 पर्सन देखे हैं। फर्स्ट है सॉल्वेंट, इसकी एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटीज से, प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, और सेकंड है इनसॉल्वेंट,
जिसकी लायबिलिटीज ज़्यादा है उसके प्रॉपर्टीज़ के गुना। इट इज़ द आगे है, इट इज़ द पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। एक ऐसा कालावधि है 12 मंथ का जिसमें जो अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं और क्लोज किए जाते हैं प्रोप्राइटर मतलब जो एक बिज़नेस का मालिक होता है, वो जो अकाउंट्स है बिज़नेस के उसे मेंटेन करता है और क्लोज करता है एक पीरियड में 12 मंथ्स के। अर्लियर द प्रोप्राइटर्स वेर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो पहले प्रोप्राइटर थे वो कोई भी अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते थे। मतलब कैलेंडर ईयर हो सकता है, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर्स एज पर ट्रेडिशन। मतलब अलग अलग जो ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग संस्कृति के मुताबिक वो फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते थे। बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पज एंड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। पर जो इनकम टैक्स पे करना वो पड़ता है हमें, इसीलिए जो अकाउंटिंग ईयर है वो अब 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर a proprietor has to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet to find out the financial position of the business. अकाउंटिंग ईयर के एंड होने के बाद, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म होता है, मतलब जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये ख़त्म होने के बाद जो प्रोप्राइटर है, बिजनेस ओनर है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे भी बनाना पड़ता है, और बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस की पोजीशन है उसे चेक करने के लिए, वो बिज़नेस एसेट्स ज़्यादा है या लायबिलिटी ज़्यादा है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सब जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए वो प्रिपेयर करता है ये सारी चीज़ें। आगे है ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। एक एक करके देखते हैं क्या है ये ट्रेडिंग कंसर्न। अ बिजनेस कंसर्न इस्टेब्लिश विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। एक बिजनेस कंसर्न जो है, एक बिजनेस है, ये इस्टेब्लिश किया क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है उनका मोटो है, एक उनका उद्देश्य है कि प्रॉफिट अर्न करना है, हमें गुड्स जो सेल करने के बाद प्रॉफिट अर्न करना है, तो ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है उसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। सेकंड है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट इस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। ये जो कंसर्न होती है, ये जो एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये इस्टेब्लिश की जाती है प्रॉफिट के लिए नहीं, पर जो समाज के लिए सर्विसेज देने के लिए, उसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहते हैं। जो ट्रेडिंग कंसर्न है, सारे बिजनेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग कंसर्न नहीं होते क्योंकि उनका जो मोटो होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होते हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इस्टेब्लिश की जाती है प्रॉफिट के लिए नहीं, पर समाज के लिए कुछ देना होता है, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। एन ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्म्ड फॉर प्रॉम्प्टिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन एक्सेट्रा। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तैयार की जाती है प्रमोट करने के लिए ऐसे यूजफुल ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ प्रमोट करने के लिए। क्या? आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह की जो स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चर होते हैं, चैरिटी होती है, इन्हें प्रमोट करने के लिए, इन्हें बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस तैयार की जाती है, फॉर्म की जाती है। जैसे कि कुछ स्कूल्स हैं, ये जो होती है ये बिना किसी प्रॉफिट्स के ये तैयार होती है। क्यों? उन्हें कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करता है फ्री में, इसीलिए। जो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, ये जो होता है ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब इनका प्रॉफिट कमाना ये हेतु होता है, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इन्हें समाज के लिए कुछ देना होता है।
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी कुछ अपने चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ खर्चा होता है स्कूल के लिए, जो उन्होंने जगह खरीदी है उसके लिए उन्हें पे करने पड़ता है, पर वो जो फीस होती है वो बहुत कम होती है ट्रेडिंग कंसर्न के मुताबिक। आगे है गुडविल। गुडविल में बी डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस which contributes to its superior earning capacity over a normal return on investment। जो गुडविल होती है वो एक जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन मार्केट में जो होती है उसे गुडविल कहा जाता है। मतलब लोग उसका प्रोडक्ट होता है वो आँख बंद करके ख़रीदते हैं, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन है मार्केट में। इसीलिए ये जो होता है ये इनटेंजिबल एट्रीब्यूट होता है, मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पर इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सेल पर। ये सुपेरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो टाटा है, रिलायंस है, जियो है, ये जो होते हैं इनका एक गुडविल बन गया है, रेपुटेशन मार्केट में बन गया है, तो इनके नाम से ही लोग खरीदते हैं, इसको गुडविल कहते हैं। इट में अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स एज फेवरेबल लोकेशंस। मतलब कुछ फेवरेबल लोकेशंस से ये अराइज होती है। द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। इन पर भरोसा रखा जाता है क्योंकि एक फेवरेबल लोकेशन की वजह से, या फिर जो एबिलिटी है उनके एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट में उसकी वजह से, नहीं तो क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब जो वो प्रोडक्ट बनाता है उसमें कुछ क्वालिटी होती है अच्छी, या कुछ उसे खरीदने के बाद कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए उसको एक गुडविल प्राप्त होती है और कस्टमर उसे खरीदता है। जैसे एप्पल है, सैमसंग है, इसके मोबाइल्स लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन देता है। इसीलिए गुडविल जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है बिजनेस पर। गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो है गुडविल जो है वो एक रेपुटेशन होती है बिजनेस की मार्केट में, और वो पैसे में एक्सप्रेस की जा सकती है। मतलब जो बड़े बड़ी कंपनीज है उनकी जो रेपुटेशन हुई है मार्केट में, तो उसे गुडविल कहा जाता है। गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल जो है इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जिसे हम देख नहीं पाते हैं, उसे इंटेंजिबल कहते हैं। आगे है प्रॉफिट और लॉस। ये आप सबको पता ही है। प्रॉफिट जो है व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस इज़ अ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस, मतलब जो मैं सेल करता हूँ तो उसकी प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस, मतलब उसे बनाने का खर्चा जो है कॉस्ट है, वो अगर कम है किससे, सेलिंग प्राइस से, या फिर सेलिंग प्राइस जो है वो उसके बनाने के खर्चे से ज़्यादा है, तो उसे तब हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो प्रॉफिट होता है वो जो बिजनेस का कैपिटल होता है उसे इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 30,000 देन द प्रॉफिट इज़ 20,000। अगर कुछ गुड्स है, कुछ सामान है, वो सोल्ड किया है हमने, कुछ बेचा है हमने उसे 50,000 में, 50,000 में, और उसके एक्सपेंसेस जो है, उसका खर्चा जो है वो आया 30,000, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस 30,000 आई। तो इधर जो सेलिंग प्राइस 50,000 ज़्यादा है 30,000 से, तो इधर हमें प्रॉफिट हुआ है वो है 20,000 का। यह हमने पहले ही 6-7 स्टैंडर्ड में मैथ्स में देखा था। जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। इधर 50,000 माइनस 30,000 आया है 20,000, वो है प्रॉफिट। आगे है लॉस। When cost price is of goods is more than its selling price, it is a loss। जो कॉस्ट प्राइस होती है, मतलब उस चीज़ को बनाने में जो कॉस्ट प्राइस होती है वो अगर सेलिंग प्राइस, मतलब जो हम उसे बेचते हैं उससे ज़्यादा है, तो उसे लॉस कहा जाता है। और लॉस डिक्रीजेज द कैपिटल ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज करता है, और जो लॉस होता है वो कैपिटल डिक्रीज करता है। इफ़ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, एग्जाम्पल है, अगर कुछ गुड्स है, कुछ सामान है, हमने 50,000 में बेचा है, 50,000 में बेचा है, सेल किया है उसे, एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 60,000, देन द लॉस विल बी 10,000। अगर कुछ हमने सामान 50,000 में
बेचा है और उसे उसकी एक्सपेंसेस उसे बनाने में उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 60,000 है तो उस उधर हमें लॉस होता है, क्योंकि इधर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उधर लॉस होता है 10,000 का। आगे है इनकम। इट इज़ ए रेवेन्यू अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मतलब जो बिज़नेस में अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं, अलग अलग तरह की जो लेन देन होती है, उसके बाद जो हमें रेवेन्यू होता है उसे ही इनकम कहा जाता है। मतलब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने के बाद जो फ़ायदा होता है उसे इनकम कहते हैं। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। ये जो अमाउंट होती है वो हमें रिसीव हुई है या रियलाइज़ हुई है जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो या और जो हमें अर्निंग हुई है इंटरेस्ट से या डिविडेंड है और कमीशन है, इससे जो हमें अर्निंग होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, इसे इनकम कहा जाता है। आगे है रेवेन्यू। इट इज़ इनकम दैट अ बिजनेस हैज़ फॉर्म फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। जो रेवेन्यू होता है वो उस बिज़नेस की ऐसी इनकम होती है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ के द्वारा होती है। जनरली वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जब हम कुछ सामान बिजनेस उसके गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है तो उसके बाद जो उसे इनकम क्रिएट होती है उसे रेवेन्यू कहा जाता है। आगे है एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड नेटवर्थ। पहले हम एसेट्स क्या होते हैं देख लेते हैं, फिर एसेट्स के टाइप्स हैं, फिर लायबिलिटीज़ के टाइप्स हैं, फिर नेटवर्थ। एसेट्स, एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन एसेट। कोई भी चीज़ जिसका फिजिकल थिंग है या उस पर कोई राइट है मॉनेटरी वैल्यू का, उसे एसेट कहा जाता है। मतलब जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी होती है, एनीथिंग विच इज़ ओन बाय द बिज़नेस, मतलब कोई भी चीज़ जो बिज़नेस ओन करता है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब उसे पैसे में हमें वैल्यू कर पाते हैं, उसे एसेट कहा जाता है। द ओनरशिप ऑफ द एसेट मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनी प्रॉपर्टी विच इज़ ओन बाय द